हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीके फिजिक्स मास्टर में। फिर से हाजिर हूँ एक और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 रसायन विज्ञान के 3 अंक वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं, जो कि हैं पार्ट 1 से पार्ट 5 तक के। तो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। इसमें बताए गए प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जो अभी तक बोर्ड परीक्षा में सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्न, और इनको अच्छे से तैयार जरूर कर लीजिएगा और गारंटी है आपके पेपर में इनसे प्रश्न जरूर बनेंगे। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है, भाई को सपोर्ट करना है, ज़्यादा से वीडियो को शेयर कीजिएगा, नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न, जो कि है क्वथनांक में उन्नयन से आप क्या समझते हैं, इसका मूललता से क्या संबंध है। तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आइए क्या कहता है, क्या होता है क्वथनांक में उन्नयन। तो किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विद्युत अनवगत मिलाने पर उसके क्वथनांक में होने वाली वृद्धि को उसका क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। यानी किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विद्युत अनअपघट, यानी जिसको तोड़ा ना जा सके, ऐसा पदार्थ मिलाने पर उसके क्वथनांक में जो वृद्धि हो जाती है उसी को क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। यानी किसी विलायक के क्वथनांक का बढ़ जाना क्या कहलाता है, क्वथनांक में उन्नयन कहलाता है। इसे डेल्टा टीबी से प्रदर्शित किया जाता है। अगर बात करें मूललता मूललता से इसके संबंध की, तो क्या हो, क्वथनांक में उन्नयन मूललता के क्या होता है, समानुपाती होता है। यानी डेल्टा टीबी मूललता के क्या होता है, समानुपाती होता है। डेल्टा टीबी समानुपाती क्या होता है, एम होता है। और जो यहाँ पर एम क्या होगी, मूललता होती है। और यहाँ पर जो समानुपाती का चिन्ह हटता है तो केवी आ जाता है। केवी क्या है, मूलल उन्नयन स्थिरांक होता है। और जो कि हम जानते हैं कि मूललता बराबर क्या होता है, कि विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार, ठीक है, गुणे 1000 बटे क्या होता है, विलायक का भार हो जाता है। ठीक है, विलायक का भार हो जाता है। तो अगर हम चाहें तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं, तो डेल्टा टी बी बराबर क्या हो जाएगा आपका, के बी गुणे डब्ल्यू गुणे 1000, स्मॉल डब्ल्यू मान लेते, इसे विलेय का भार मान लेते, बटे एम यानी विलेय का अणुभार, और डब्ल्यू क्या होगा, कैपिटल डब्ल्यू ए मान लेते, जैसे विलायक का भार हो जाता है। ए क्वथनांक में उन्नयन के लिए सूत्र बन जाता है। ठीक है, तो याद रहेगा। इसे संबंध की बात करें मूललता से, तो क्या हो जाता है कि मूललता के क्या होता है, समानुपाती होता है। फिर आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये प्रश्न भी 2025 में पूछा जा चुका है। प्रश्न है परासरण दाब को उदाहरण सहित समझाइए। परासरण दाब को उदाहरण सहित समझाते हैं, क्या होता है। तो देखिए, किसी विलयन पर लगने वाला वह न्यूनतम बाह्य दाब जो उस विलयन व उसके विलायक के मध्य परासरण की क्रिया को रोक देता है, परासरण दाब कहलाता है। यानी क्या होता है कि परासरण क्रिया को रोकने के लिए विलयन पर लगाए गए दाब को क्या कहलाता है, परासरण दाब कहते हैं। ठीक है, उदाहरण की बात करें तो देखिए, आइए उदाहरण थोड़ा अच्छा लिखना पड़ेगा। कैसा, देखिए क्या लिया हमने यहाँ पर, एक पात्र को दो अर्धपारगम एक पात्र को अर्धपारगम झिल्ली के द्वारा दो बराबर भागों में विभाजित करते हैं। एक पात्र को अर्धपारगम झिल्ली द्वारा, यह अर्धपारगम झिल्ली है, झिल्ली द्वारा दो बराबर भागों में इनको बांट लेते हैं। ठीक है, ये काम कर लिया हमने, विभाजित कर लेते हैं। पात्र में दोनों ओर पिस्टन लगा देते हैं। ये क्या है, ये क्या है, पिस्टन लगी हुई है। ये क्या है, यहाँ पर पिस्टन है। ये क्या है, पिस्टन है। ये क्या है, पिस्टन है। पात्र के दोनों ओर क्या लगाते हैं, पिस्टन लगा देते हैं। इनमें से एक भाग में विलयन, एक भाग में क्या भर लेते हैं, विलयन भर लेते हैं, तथा दूसरे भाग में क्या भर लेते हैं, विलायक भर लेते हैं। दूसरे भाग में विलायक भर लेते हैं। परासरण की क्रिया प्रारंभ करते हैं। फिर इन्हें क्या करते हैं, परासरण होने लगता है। यानी जो विलायक का विलयन की ओर या विलयन का विलायक की ओर स्वतः प्रवाह होने लगता है, यानी चलने लगता है, परासरण क्रिया चालू हो जाती है। तो विलयन वाला पिस्टन ऊपर उठने लगता है। विलयन वाला पिस्टन क्या होता है, ऊपर की ओर ये उठने लगता है। पिस्टन ऊपर की ओर उठने लगता है। इस क्रिया को रोकने के लिए पिस्टन पर इतना बाह्य दाब आरोपित किया जाता है। इस क्रिया को रोकने के लिए इस पर क्या लगाया जाता है, ये बाह्य दाब लगाया जाता है। बाह्य दाब लगाया जाता है। तो बाह्य दाब आरोपित किया जाता है। परासरण क्रिया को रोकने के लिए लगाया गया वह बाह्य दाब क्या कहलाता है, परासरण दाब कहलाता है। इससे क्रिया रुक जाती है। ठीक है, जैसे परासरण क्रिया चालू होती है तो ये प्लेन, जब जैसे विलायक का विलयन की ओर प्रवाह होता है
तो ये क्या होता है, पिस्टन ऊपर उठने लगती है, और इसको रोकने के लिए क्या करते हैं, इस पर हम दाब लगा देते हैं, उसी को क्या कहा जाता है, पराशरण दाब कहा जाता है। इतना आपको इसमें लिखना होगा, और ये जो आप डायग्राम चित्र बना सकते हो उसमें। एक प्रश्न है 3 अंक में पूछ लिया जाएगा, इंपोर्टेंट है। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है, समपराशरी विलयन किसे कहते हैं, उदाहरण सहित इसको समझाइए। तो आइए देखते हैं। ऐसे विलयन जिन्हें अर्धपारगम झिल्ली द्वारा पृथक करने पर उसमें परासरण नहीं होता है, समपराशरी विलयन कहलाते हैं। यानी वे विलयन जिनकी परासरण दाब क्या होते हैं, समान होते हैं, क्या कहलाते हैं, समपराशरी विलयन, ऐसे भी हम कह सकते हैं। इन विलयनों का परासरण दाब कैसा होता है, समान होता है। बार्नठाप के नियमानुसार अगर बात करें तो पीवी बराबर, यानी विलेय का दाब और विलेय का आयतन उसके समानुपाती हो जाता है, यानी समान होता है, बराबर होता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, वही चीज बताई गई, अतः समपराशरी विलयनों में वे समपराशरी विलयनों के वे आयतन समान होते हैं जिनमें इनकी ग्राफ अणुक मात्रा उपस्थित होती है। दूसरे शब्दों में बात करें तो समपराशरी विलयनों के आणविक द्रव्यमान क्या होते हैं, समान होते हैं। आणविक द्रव्यमान क्या हो जाते हैं, इनके समान होते हैं। तो वे विलयन जिनकी परासरण दाब क्या होता है, समान होता है, समपराशरी विलयन कहलाते हैं। और इनके इसके कुछ उदाहरण हो जाएंगे। तो इस प्रकार आप इतना आप उसमें लिख सकते हो, तो आप लिख सकते हो। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर हमारा है, तो कितने हो चुके हैं, 3 हो चुके हैं। अब प्रश्न नंबर 4 है हमारा, सेल के विशिष्ट प्रतिरोध और चालकत्व की परिभाषा लिखने के लिए पूछ ली जा सकती है। 2025 में प्रश्न पूछा जा चुका है। तो क्या है विशिष्ट प्रतिरोध, तो विशिष्ट प्रतिरोध चालक का अभिलाक्षणिक गुण है। यह किसी पदार्थ की विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करने की क्षमता को दर्शाता है। कैसे, तो किसी भी वस्तु का विद्युतीय प्रतिरोध उसकी लंबाई यानी L के अनुक्रमानुपाती, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल A के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी वही प्रतिरोध लंबाई L के अनुक्रमानुपाती होता है, क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और केवल विद्युत धारा का विरोध कौन करता है, प्रतिरोध करता है, और प्रतिरोध क्या होता है, लंबाई के अनुक्रमानुपाती हो जाता है, और क्षेत्रफल के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। और इन दोनों को हम मिलाकर रख दें हम, तो यहाँ पर एक जो अनुक्रमानुपाती के चिन्ह हटने पर एक रो आएगा, इसे क्या कहेंगे हम, जो विशिष्ट प्रतिरोध या इसको प्रतिरोधकता भी कहते हैं। एक समानुपातिक नियतांक होता है जिसे हम विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, या इसे हम प्रतिरोधकता भी कहते हैं, प्रतिरोधकता भी कहते हैं, प्रतिरोधकता भी कहते हैं। इसका मात्रक ओम मीटर होता है, ओम मीटर है, पूछ लिया जाता है। फिर देखिए अगला क्या है, चालकत्व। किसी विद्युत अपघट्ट की जलीय विलयन में विद्युत धारा को प्रवाहित करने की क्षमता उसका चालकत्व कहलाती है। क्या होता है, किसी विद्युत अपघट्ट के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने की क्षमता क्या कहलाती है, उसका चालकत्व कहलाती है। इसे C से प्रदर्शित किया जाता है यदि यह चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी C बराबर 1/R होता है। इसका मात्रक की बात करें तो ओम इनवर्स यानी या म्यू होता है। ऐसा ही पद्धति में चालकत्व का मात्रा क्या होता है, सीमेंस होता है। क्या होता है, सीमेंस होता है। इतना आपको इसमें लिखना है, और आप इंपोर्टेंट है प्रश्न, तैयार कर लीजिएगा इसे। फिर प्रश्न क्या है, इलेक्ट्रोड विभव क्या है, किसी धातु के इलेक्ट्रोड विभव को प्रभावित करने वाले कारकों का उल्लेख कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। अब इस साल ये आपके पेपर में आने वाला है प्रश्न, इलेक्ट्रोड विभव। तो क्या होता है कि जब धातु की पत्ती को उसके स्वयं के आयन युक्त विलयन में रखा जाता है तो धातु की पत्ती विलयन के सापेक्ष धनावेशित या ऋणावेशित हो जाती है, तथा धातु की पत्ती एवं उसके विलयन के मध्य विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, जिसे इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। यानी कोई धातु है, धातु को उसी पदार्थ के विलयन में रखा जाए। मान लीजिए कॉपर की छड़ को हमने कॉपर सल्फेट के यानी CuSO4 के विलयन में डुबो देते हैं, और उसी के आधार पर वो क्या हो जाए, धनात्मक या ऋणात्मक हो जाए, तो वो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। यानी इसकी विलयन के मध्य विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, और क्या कहलाता है, वह इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। इसको प्रभावित करने वाले कारक क्या होते हैं, विलयन की सांद्रता, धातु की प्रकृति, विद्युत अपघट्ट की प्रकृति और ताप की परिस्थिति क्या होते हैं, इलेक्ट्रोड को प्रभावित करने वाले कारक हो जाते हैं। और उसी में एक अगला प्रश्न पूछा जाएगा कि मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है। इलेक्ट्रोड विभव और मानक इलेक्ट्रोड विभव में संबंध लिखिए। तो क्या होता है मतलब मानक इलेक्ट्रोड विभव, कि यदि अर्ध सेल अभिक्रिया में प्रयुक्त सभी आयनों की सांद्रता इकाई तापमान 25 डिग्री सेल्सियस तथा दाब 1 वायुमंडलीय हो तो इलेक्ट्रोड विभव मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। क्या पढ़ लिया हमने, यदि कोई अर्ध सेल अभिक्रिया हो रही हो, उसमें जो आयन
की सांद्रता है का तापमान कितना हो 25 डिग्री सेल्सियस तथा दाब कितना हो 1 वायुमंडलीय हो तो इलेक्ट्रोड विभव क्या कहलाता है, मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। इसे ई नॉट से प्रदर्शित करते हैं। किसी ताप T पर धातु इलेक्ट्रोड यानी M प्लस N के विभव E का मानक इलेक्ट्रोड विभव E में निम्नलिखित संबंध होता है, यानी Mn प्लस और M ये क्या होगा N, ये इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण कर रहा है, क्या बना रहा है, M बना रहा है। तो इसमें बताया कि ई नॉट सेल माइनस कितना माइनस 2.303 RT बटे NF इंटू क्या होता है log 10 बटे 1 बटे MN प्लस आयन, इसका जो अभिकारक का सांद्रण होता है। ठीक है, ये हो जाती है, इसके लिए इलेक्ट्रोड विभव हो जाता है। इतना आपको बस उसमें सिर्फ लिखना होगा ऐसे ही, परिभाषा याद रखिए। फिर आ जाता है रेडॉक्स विभव, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तीनों महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए मैं आपको करा रहा हूँ। और ये प्रश्न इनमें से एक ना एक प्रश्न आपके पेपर में आ सकता है। रेडॉक्स विभव क्या होता है, किसी सेल में ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रिया होने पर धातु तथा विलयन में उपस्थित आयनों के मध्य स्थापित होने वाले साम्य विभवांतर को रेडॉक्स विभव कहते हैं। तो किसी पदार्थ में रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है, M प्लस N, वही N इलेक्ट्रॉन त्यागे ग्रहण करेगी, M आयन बनाएगी। तो क्या होगा के लिए ताप T रेडॉक्स विभव के लिए विभव E पदार्थ की ऑक्सीकृत रूप की सांद्रता है, यानी OX क्या होगा ऑक्सीकरण हो जाएगा, तथा अपचयित रूप की सांद्रता क्या होगी रेडॉक्स ReD के निम्न संबंध हो गए। वही जो आपको नेरेस्ट समीकरण का सूत्र है, E बराबर ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT बटे NF log 10 रेडॉक्स ऑक्सीकरण यानी अपचयन बटे ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो जाएगी, ऑक्सीकरण हो जाएगी। तो ये सब नेरेस्ट समीकरण से इसको हम दर्शा सकते हैं। फिर देखिए अगला क्या है, प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, आणविकता और अभिक्रिया की कोटि में अंतर को उदाहरण सहित बताइए। बहुत ही महत्वपूर्ण है प्रश्न। आणविकता क्या होती है, यह एक सैद्धांतिक मान होता है जिसे अभिक्रिया के आधार पर ज्ञात किया जा सकता है। क्या है, आणविकता क्या है, एक सैद्धांतिक मान है जिसे अभिक्रिया के आधार पर हम ज्ञात कर सकते हैं। कोटि क्या है, यह एक प्रायोगिक मान होता है जिसे वेग समीकरण में अभिकारकों की सांद्रता के घातों के योग द्वारा प्राप्त किया जाता है। आणविकता का मान शून्य नहीं हो सकता है, कोटि का मान क्या होता है, शून्य हो सकता है। इसका मान सदैव एक पूर्ण संख्या 1, 2 अथवा 3 होता है। इसका मान पूर्ण संख्या भिन्नात्मक संख्या दोनों प्रकार का हो सकता है। इसका मान सदैव धनात्मक होता है, इसका मान धनात्मक एवं ऋणात्मक दोनों प्रकार का होता है। अगर एक उदाहरण की बात करें तो यहाँ पर 2N2O5 एक रिएक्शन हो रही है और 4NO2 प्लस O2 बन रहा है। यहाँ पर एक क्या होगा, अभिकारक की सांद्रता दिखाई है कि अभिक्रिया के दर में क्या है, अभिक्रिया का जो वेग स्थान उसकी अभिकारक की सांद्रता बताई गई है N2O5। अभिक्रिया ऐसे बताया कि अभिक्रिया की कोटि, तो कितने क्या पढ़ा हमने कि अभिक्रिया की कोटि जो प्रायोगिक मान पर रहती है, यानी इसमें देखें कितने अभिकारक भाग ले रहे हैं, तो एक भाग रहे हैं भैया, तो अभिक्रिया की कोटि कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और आणविकता कितनी होगी, तो अभिकारक के कितने अणु साथ में कितनी सांद्रता है आणविकता की, तो कितनी है 2 अणु, तो क्या होगी जी उसकी आणविकता कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, तो अब क्या है अगला प्रश्न, अभिक्रिया के वेग पर ताप तथा सांद्रता के प्रभाव को स्पष्ट कीजिए। तो आइए देखते हैं। निश्चित ताप पर अभिकारकों की सांद्रता में वृद्धि करने पर अभिक्रिया की दर में भी वृद्धि होती है। क्या हुए कि निश्चित ताप पर अगर हम अभिकारकों की सांद्रता में वृद्धि करें तो अभिकारकों की दर यानी वेग में भी वृद्धि होगी। इसका कारण यह है कि रासायनिक अभिक्रिया अणुओं के मध्य परस्पर टक्करों के द्वारा संपन्न होती है। किसके द्वारा, रासायनिक अभिक्रिया अणुओं के मध्य जो टक्कर होती है उनसे संपन्न होती है, तथा प्रति इकाई आयतन में अभिकारक अणुओं की संख्या में वृद्धि होने पर अणुओं के मध्य टक्करों की संभावना में वृद्धि हो जाती है। फलस्वरूप अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है, यानी अभिक्रिया का वेग समानुपाती किसका होता है, अभिकारकों की सांद्रण का समानुपाती हो जाता है। ठीक है, ऐसे प्रश्न। आप वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना है और शेयर भी करना है। फिर देखिए अगला प्रश्न, इसी में एक प्रश्न और बन जाता है कि मान लीजिए ये तो हो गया अभिक्रिया के वेग और फिर ताप में संबंध पूछा है। क्या हुआ, सामान्यतया ताप वृद्धि होने पर अभिक्रिया की दर में भी वृद्धि होती है, क्योंकि ताप वृद्धि से सक्रियत अणुओं का अंश बढ़ता है। किसी अभिक्रिया के 10 डिग्री सेल्सियस के अंतराल वाले 2 तापों पर वेग स्थिरांकों का अनुपात अभिक्रिया के ताप गुणांक कहलाता है।
ये ताप गुणांक की परिभाषा हो जाएगी। और अभिक्रिया का वेग समानुपाती होता है ताप वृद्धि पर। ताप बढ़ेगा तो अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा, वेग बढ़ेगा तो अभिक्रिया का ताप बढ़ेगा, ये समानुपाती होते हैं। इसी में साथ में अगर आपसे पूछ लेंगे उत्प्रेरकी गुण क्या होता है इसका, तो उत्प्रेरक की उपस्थिति में सामान्यतः अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है, क्योंकि उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा का मान कम हो जाता है, जिससे सक्रिय अणुओं का अंश बढ़ जाता है। तो अभिक्रिया का वेग क्या होता है, उत्प्रेरक पर भी समानुपाती हो जाता है। फिर देखिए सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 3 अंक में आपसे इस तरीके से पूछा जा सकता है। प्रश्न है संक्रमण तत्व क्या होते हैं, इनके चुंबकीय तथा उत्प्रेरकीय गुण को समझाइए। तो संक्रमण तत्व क्या होते हैं, आइए देख लेते हैं। तो वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोश से पहले कोश अर्थात n-d उपकोश में भरा जाता है, डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। या इनमें इनके s तथा p ब्लॉक के तत्वों की मध्यवर्ती होने के कारण इन्हें संक्रमण तत्व भी कहा जाता है। तो जिनकी अंतिम इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोश के डी कक्षक में भरी जाती है, वे क्या कहलाते हैं, डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। और संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं इन्हें, तो अगर प्रश्न कभी भी पूछ लिया जाता है कि संक्रमण तत्व क्यों कहलाते हैं, डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं, तो इनके गुण एस तथा पी ब्लॉक के मध्य होने के कारण इन्हें क्या कहा जाता है, संक्रमण तत्व कहा जाता है। अब अगला प्रश्न है उसमें चुंबकीय गुण क्यों दर्शाते हैं। तो देखिए अधिकांश संक्रमण तत्व डी उपकोश में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण अनुचुंबकीय गुण दर्शाते हैं। किसमें, डी उपकोश में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण क्या करते हैं, ये अनुचुंबकीय गुण दर्शाते हैं। जबकि n-d उपकोश या s उपकोश में सभी युग्मित इलेक्ट्रॉन रखने वाले संक्रमण तत्व प्रतिचुंबकीय गुण प्रदर्शित कर, जैसे यहाँ पर देखिए कॉपर है, कितने इलेक्ट्रॉन है, 29 इलेक्ट्रॉन, परमाणु क्रमांक कितना 29, इसका जो बाह्यतम कोश कितना 3d10 4s1, जैसे हमने बनेंगे 4s में भरे जाएंगे इलेक्ट्रॉन, 4s1 और यह होगा 3d10, तो इसमें हम एक एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे, तो इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की जो उपस्थिति होगी उनके कारण भी क्या करेंगे, अयुग्मित प्रतिचुंबकीय गुण या अनुचुंबकीय गुण दर्शा देते हैं। तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन कम रहेगा, तो ये एक तो उससे गुण दर्शाएंगे। फिर ऐसे कितने 28 है, तो 3d10 यानी पूरे गुण पूरे इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, तो उपकोश या एस उपकोश क्या होगा, तो प्रतिचुंबकीय गुण दर्शाएंगे। और 3d और ये क्या होगा 3d9, तो ये अनुचुंबकीय गुण, एक इलेक्ट्रॉन की कमी अधिकता के कारण एक चुंबकीय गुण दर्शाते हैं, ये ध्यान रखना है। फिर क्या उत्प्रेरकीय गुण क्या दर्शाती हैं, तो संक्रमण तत्व एवं इनके योग उत्प्रेरकीय गुण दर्शाते हैं जो इनमें रिक्त डी उपकोश की उपस्थिति तथा परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। ठीक है, किसके कारण होता है सब, संक्रमण तत्व एवं उनके यौगिक उत्प्रेरकीय गुण दर्शाते हैं जो इनमें रिक्त डी उपकोश की उपस्थिति तथा परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाने के कारण होता है। यहाँ पर दर्शाने से होता है, यहाँ पर लिख सकते हैं दर्शाने से होता है। उत्प्रेरक के रूप में संक्रमण तत्व या आयन के डी उपकोश कम ऊर्जा पर अभिकारकों के साथ मध्यवर्ती संकुल बनाते हैं। सक्रिय ऊर्जा कम होने के कारण अभिक्रिया का वेग क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ये सब उनकी गुण हो जाती है। फिर प्रश्न आ जाता है लेंथेनाइट संकुचन के को कारण सहित स्पष्ट कीजिए। लेंथेनाइट संकुचन क्या होता है, तो क्या होता है, नाभिकीय आवेश बढ़ने के कारण La यानी लेंथिनम से Lu ल्यूटियम तक परमाणविक तथा आयनिक त्रिज्या में कमी आती है। यह लक्षण क्या कहलाता है, लेंथेनाइट संकुचन कहलाता है। यह संकुचन एफ ब्लॉक यानी एफ इलेक्ट्रॉनों के दुर्बल परिरक्षण प्रभाव के कारण होता है। कम प्रभावी परिरक्षण प्रभाव नाभिक के आकर्षण बल को संतुलित नहीं कर पाता है, परिणाम स्वरूप नाभिकीय आकर्षण अधिक रहता है, अतः तत्वों के आकार में भी क्या जाती है, कमी आ जाती है। ठीक है, उसी में एक साथ में एक प्रश्न आपसे पूछ लिया जा सकता है कि जो Zn+2 लवण सफेद होते हैं जबकि Cu+2 लवण नीले रंग के होते हैं, क्यों। तो आपको ध्यान रखना है कि Zn+ का Zn+2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d10 है और डी उपकोश में पूर्ण भरित होने के कारण ए लवण कैसे होते हैं, रंगीन, यानी रंगीन क्यों दर्शाते हैं। तो अगर देखो दो प्रश्न आपको जरूर ध्यान रखना है। अगर प्रश्न पूछा जाए कि संक्रमण तत्व रंगीन क्यों होते हैं, तो क्या लिखोगे कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति, यानी कि अगर मान लो इलेक्ट्रॉन पूर्ण रूप से कक्षकों में ना भरे हों, यानी अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण संक्रमण तत्व रंगीन आयन दर्शाते हैं, और पूर्ण भरे होने के कारण कैसे होते हैं, रंगहीन होते हैं, क्योंकि अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की अनुपस्थिति के कारण
डी के संक्रमण नहीं हो दर्शाते। Cu+2 का विन्यास 3D9 है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण डी संक्रमण तत्व होने से ये लवण नीले रंग के हो जाते हैं, यानी रंगीन आयन दर्शा देते हैं। फिर क्या है अगला प्रश्न, लिगेंड क्या है, 2 उदाहरण दीजिए। ठीक है, तो लिगेंड क्या होते हैं वो या फिर प्रश्न में पूछा जाएगा इसमें कि लिगेंड क्या होते हैं, ये आवेश के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, तो ये ध्यान रखना, ऐसे प्रश्न भी पूछ सकते हैं आपसे। तो देखिए क्या होता है, कोई भी परमाणु या आयन जिसमें केंद्रीय परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म देने की क्षमता हो वो क्या कहलाते हैं, लिगेंड होते हैं। जैसे केंद्रीय परमाणु के को इलेक्ट्रॉन दान करने की जिसमें क्षमता होती है सब क्या कहलाते हैं, लिगेंड कहलाते हैं। आवेश के आधार पर लिगेंड ऋणात्मक, उदासीन अथवा धनात्मक हो सकते हैं, जिनके पास देने के लिए कम से कम इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन हो, युग्म हो, तो वे क्या कहलाते हैं, आवेश के आधार पर लिगेंड के प्रकार होते हैं सब। ऋणात्मक लिगेंड क्या होता है, Cn-, NO2-, ये सब ऋणात्मक लिगेंड है। उदासीन H2O, NH3। धनात्मक लिगेंड NO2+ आयन, NH4 आयन, ये सब क्या है, वो धनात्मक लिगेंड है। फिर एक सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप ध्यान रखते हो क्या है कि उपसय संयोजक यौगिकों के बर्नर सिद्धांत की व्याख्या करने के लिए पेपर में पूछी जा सकती है। तो क्या होता है, उपसय संयोजी यौगिकों में धातुएं 2 प्रकार की संयोजकताएं दर्शाती हैं, पहली प्राथमिक तथा द्वितीयक। प्राथमिक संयोजकताएं सामान्य रूप से आयनिक अनायनीय होती हैं तथा ऋणात्मक आयनों द्वारा संतुष्ट होती हैं, और द्वितीयक संयोजकताएं अनायनीय होती हैं, ये उदासीन अणुओं अथवा आयनों द्वारा संतुष्ट होती हैं। धातु से द्वितीयक संयोजकताओं से आबंधित आयन समूह या विभिन्न उपसय संयोजी संख्या के अनुरूप द्विक स्थान से विशिष्ट रूप से क्या होते हैं, व्यवस्थित होते हैं। ये क्या हो जाता है, यानी कि जो सिद्धांत की अवधारणा हो जाती हैं, इनको बस याद कर लेना, 3 नंबर इनका इतना ही रखना है। फिर अगला, संयोजकता बंध सिद्धांत की कमियां क्या है, इम्पोर्टेंट है प्रश्न, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो क्या है, यह सिद्धांत केंद्रीय धातु व लिगेंडों के गुणों में परिवर्तन की व्याख्या नहीं करता है। दूसरा है, यह सिद्धांत केवल केंद्रीय धातु के कक्षकों पर ध्यान केंद्रित करता है और लिगेंडों की महत्ता को स्वीकार नहीं करता है। अगला है, यह विभिन्न संरचनाओं की तुलनात्मक ऊर्जाओं की व्याख्या नहीं करता है। फिर अगला है, यह सिद्धांत संकुल यौगिकों या आयनों के स्पेक्ट्रम रंगों की व्याख्या नहीं करता है। फिर अगला है, यह सिद्धांत आंतरिक कक्षक और बाह्यतम संकुल की कोई संतोषजनक व्याख्या नहीं करता है। तो इतने प्रश्न आप तैयार करिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं जो बोर्ड परीक्षा में सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं, इनको तैयार कीजिएगा। इससे अगली वाली वीडियो में आपके जो बचे हुए चैप्टर हैं उन सबसे 3 अंक वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न लेकर हाजिर होऊंगा। तो वीडियो अभी तक पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।